बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें जारी की हैं सोशल मीडिया पर, और यानी उनमें वो ये बता रहे हैं कि नाइंसाफ़ी या दोहरा मेयार क्या है पाकिस्तान की रियासत का, इमरान ख़ान और नवाज शरीफ के बारे में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, जो काजी फ़ायद ईसा साहब की जो तब्दीली उनके अंदर पैदा हुई है, काजी फ़ायद ईसा साहब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद वो तहरीक इंसाफ का क्लेम है कुछ चीज़ें तब्दील हो गई हैं और वो फैक्चुअल भी हैं कुछ चीज़ें उनमें, मैं वो भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया, वो बताता हूँ, फिर खबरें हैं मेरे पास और भी। यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को फैंटी लगा के भी वो बयानात इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं लिए जा सके, जो बयानात बगैर फैंटी लगाए PMLN के लोग उनके ख़िलाफ़ दे रहे हैं। ज़रा आप सोचिए, नज़रिया कैसी चीज़ होती है और सियासत कितनी ब्रूटल होती है कि जब आप उसूलों को पामाल कर देते हैं तो फिर आपके अपने भी आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अगर आप उसूलों के ऊपर खड़े हो जाएं और तकलीफ़ बर्दाश्त करें तो आपके अपने जो हैं वो भी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ही लेते हैं। अब नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में एक रियासत दो दस्तूर, दो साबिक वज़ीर आज़म से जेल में रवा रखे जाने वाले सलूक में तज़ाद है, तहरीक इंसाफ का दावा है। मनी लॉन्ड्रिंग में सज़ा याफ्ता थे नवाज शरीफ साहब, और इमरान खान साहब के बारे में वो कहते जी बेगुनाह कहती है। जेल में 24 मुलाकातियों से मिलने की सहूलत मौजूद थी नवाज शरीफ के पास, ये ऑफिशियली तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। इमरान खान के पास एक हफ्ते में सिर्फ 6 से ज़ायद मुलाकातियों से मिलने पर पाबंदी है, यानी 6 बंदों से वो मिल सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा से नहीं मिल सकते। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुकम्मल राजदारी की सहूलत मौजूद थी, यानी अगर वो चाहते थे कि बाहर पता ना चले किसी को कि मैंने इस बंदे से क्या बात की है तो ठीक है। इमरान खान के बारे में वो कहते हैं कि खुफिया एजेंसियों की ज़ेरे निगरानी मुलाकात होती है और गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। नवाज शरीफ के बारे में वो कहते हैं मीडिया से बातचीत की मुकम्मल आज़ादी थी, मियाँ साहब जो चाहते थे वो कह देते थे, जो पैगाम जहाँ चाहते थे पहुँचा देते थे। मुझे सहाफ़ियों ने बताया कि मियाँ साहब तो ऐसे रिलैक्स थे कि जो मर्जी सहाफ़ी मियाँ साहब नाम लिख कर देते थे और सहाफ़ियों को वहाँ पे जत्थे सहाफ़ियों को ले जाके मिलवाए जाते थे। 10-10, 12-12 सहाफ़ी लाइनों में बैठा के मियाँ साहब उनके साथ खिताब फरमाते थे। इमरान खान के साथ जो मीडिया से बातचीत पर पाबंदी वो आपके सामने है। बड़ी मुश्किल से जब उनका केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर तो तब होता है। एक और, बादशाह सलामत को मर्जी की हर मुलाकात की आज़ादी होती थी नवाज शरीफ को। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे एक लिस्ट आती थी नवाज शरीफ के पास और उसके अंदर टाइप किए हुए नाम लिखे होते थे कि फ़लाँ फ़लाँ लोग आज आपसे मिलना चाहते हैं और मियाँ साहब अब आप बता दें आप किससे मिलना चाहते हैं। तो 50 से लेकर 100 तक लोगों के नाम होते थे। मियाँ साहब उनमें से लोगों को चूज़ कर लेते थे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ बंदे से मिलना चाहता हूँ, पहले इनको भेज दें, फिर इनको भेज दें, फिर इनको भेज दें। और जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता मियाँ साहब उनके नामों के ऊपर टिक नहीं लगाते थे। तो ये थी मियाँ साहब की मुलाकातें। इमरान खान साहब के बारे में उनकी पार्टी कह रही है सिर्फ मखसूस अफराद से मिलने की इजाज़त है। एक ही जेल में कैद पार्टी के सदर और वाइस चेयरमैन तक से मुलाकात पर पाबंदी है। यानी इमरान खान साहब जो है वो उसी जेल के अंदर मौजूद शाह महमूद कुरैशी से या परवेज़ इलाही से भी नहीं मिल सकते। तो जो बाहर से आने वाले हैं वो भी मखसूस लोग हैं, सबको मिलने नहीं दिया जाता। वैसे नवाज शरीफ साहब को बड़ी आज़ादी थी इन मामलात में, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और भी है जिसको ये लोग भूल गए कि नवाज शरीफ की जो पेशियाँ वेशियाँ होती थी ना, नवाज शरीफ साहब उनके अंदर अदालतों में जाते थे और इमरान खान साहब जो है वो उनको तब से लेकर अब तक उनका चेहरा ही किसी को देखने नहीं दिया गया। 1 साल होने वाला है, यानी 8-9 माह हो गए हैं, ना उनका चेहरा ना उनकी आवाज़ किसी को देखने ही नहीं दिया उन्होंने। जेल के अंदर ही हम ट्रायल करेंगे, तो नवाज शरीफ के पास ये वाली सख्तियाँ उन पर नहीं हो रही थी। अब आज काजी फ़ायद ईसा साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि जिस कदर एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी काजी फ़ायद ईसा कर रहे हैं इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खाली आसामी के बावजूद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक काम नहीं किया। अब जो दोहरा म्यार है काजी फ़ायद ईसा साहब का, मुबैना तौर पे जो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जज, जबकि बलूचिस्तान से 4 गुना बड़े खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। अब पेशावर हाई कोर्ट वाले जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं पहुंचे, उसका भी जिक्र किया गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज़ बताई कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा
कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 ज़ेरे इल्तवा केसों की वजह 2 जजों की खाली असामियां, 2 जज नहीं है ना, तो 53,000 केसेस हमारे बढ़ गए हैं। और वजह यह है कि 2 जज नहीं है, जिन्हें जल्द अज जल्द पुर किया जाए इन सीटों को, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी की मुर्तकब हो रही है। अब बन गए कादी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो ये कह रहे हैं, और आज वही कादी फायद ईसा 57,000 ज़ेरे इल्तवा केसों के बावजूद, यानी तब 53,000 थे, आज 57,000 हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियां कई माह से पुर करने को तैयार नहीं है। ये एक और इशू। फिर एक और बता रहे हैं जी वो कि मार्च 2022 में कादी फायद ईसा साहब क्या थे। उन्होंने कहा सियासी नौयत के अहम केसेस में चीफ जस्टिस का अपने साथी सीनियरिटी में नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 13 का बेंच बनाना ऐसन कानूनी रवायत के खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि नीचे वाले जजेस को ले रहे हैं, सीनियर जजेस को नहीं ले रहे। सियासी नौयत के केसेस में ये एतराज़ लगाया था चीफ जस्टिस के खिलाफ उस वक्त कादी फायद ईसा साहब ने मार्च 2022 में। अब आ जाए आप जनवरी 2024 में, जब कादी फायद ईसा साहब खुद चीफ जस्टिस हैं, तो सीनियरिटी में नंबर 8 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, सीनियरिटी में नंबर 13 जस्टिस मुसर्रत हलाली के साथ बेंच बनाया और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया। ये वही कादी साहब हैं, इनकी जनाब बिल्कुल वो सोच ही बदल गई चीफ जस्टिस बनने के बाद पीटीआई की बकौल। कादी फायद ईसा 2015 में क्या कह रहे हैं, फौजी अदालतें गैर आइनी हैं, पार्लिमान आइनी तरमीम के जरिए भी इसे नाफिज नहीं कर सकती। ये 2015 में कादी फायद ईसा साहब का ये सोचना था। 2024 में वही कादी फायद ईसा क्या कर रहे हैं, फौजी अदालतों को गैर आइनी करार देने का 5 रुकनी बेंच का फैसला गुज़िश्ता 6 माह से मुअत्तल और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। ये वो कादी साहब वही हैं 2015 वाले। सोच में तब्दीली शायद आई है, हालात में भी। 2015 में कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि फौजी अदालतें गैर आइनी है और मैं पार्लिमान की जानिब से की गई आइनी तरमीम को मुस्तरद करके उसे कलअदम करार दे देता हूं। ये 2015 में। और अब कादी फायद ईसा साहब 2024 में क्या कह रहे हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है, मैं इसका एहतराम करता हूं, हाई कोर्ट जजों की हरासानी से मुतालिक पार्लिमान कानून साजी करे, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी उस वक्त वो कह रहे हैं कि पार्लिमान भी ये फैसला करेगी तो मैं हटा दूंगा, गैर आइनी है, गलत है। और आज जो है वो कह रहे हैं पार्लिमान ही सुप्रीम है और वही सारा कुछ करेगी। अच्छा, एक और चीज उन्होंने जो पॉइंट आउट की कादी फायद ईसा साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कादी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनने से कबल जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम मजमूई तौर पर 8 खतूत लिखे। अब मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के बावजूद कोई खत ना लिखा और ना ही अगले 10 माह इसका कोई जिक्र किया, मई 2023 से लेकर अब तक। यानी मुलाकात की उन्होंने, देखिए बात सुने, उस वक्त भी तो जजेस मिले थे ना। यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त कादी फायद ईसा साहब किसी और तरह सोच रहे थे, उमर अता बंदयाल साहब के बारे में किसी और तरह सोच रहे थे। लेकिन मई 2023 में कादी फायद ईसा साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मिले और उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ थी तो इसलिए कादी फायद ईसा साहब ने उसके ऊपर कोई खत नहीं लिखा, हालांकि वो उस वक्त भी लिख सकते थे। लेकिन पीटीआई को लगता है कि कादी साहब सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं जिनमें इमरान खान साहब को नुकसान हो, वहां पे वो खामोश भी रहते हैं मसलियतन। अब आ जाए कैप्टन सफदर। इससे पहले आपको मैंने बंदे बताए थे, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह भी वक्तन फवक्तन। राना साहब को अब मिल गया, एक ओहदा ऑफर हो गया है, अब लगता है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जो बहुत बड़ी तादाद में टॉक शोज कर रहे थे, कभी इमरान खान को ऊपर उठा रहे थे, कभी किसी को गिरा रहे थे, कभी ये कर रहे थे, कभी एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाते थे। ये सारा कुछ सिर्फ एक नौकरी के लिए होता है। सियासतदान को और क्या चाहिए होता है, एक बड़ी सीट, एक पक्की नौकरी। तो ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को अब सुकून आ जाएगा, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर और बहुत सारे लोग, ये वो लोग हैं जो टुकराए हुए लोग हैं। नवाज शरीफ आज खुद। अब कैप्टन सफदर भी बोल पड़े हैं। कैप्टन सफदर ने फरमाया, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन के बीच में कैप्टन सफदर कर क्या रहे होते हैं। बहरहाल कैप्टन सफदर साहब गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे हुए स्टेज पे। कैप्टन सफदर फरमा रहे हैं, हमारी हुकूमत, हमारी क़यादत और फौज कश्मीर को आज़ाद करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती। कैप्टन मोहम्मद सफदर का यह कहना है कि ना हुकूमत, ना क़यादत, ना फौज
कश्मीर को आज़ाद करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती। और जोशे खिताबत में उन्होंने ये कहा और फिर फजलुर रहमान साहब को कहा कि मौलाना साहब अगर मैं गिरफ्तार होकर वहाँ DI खान पहुँच जाऊँ तो मुझे खाना पहुँचा देना। खाने से मुझे याद है कि कैप्टन सफदर साहब को तो अब खाने का बिल भी बहुत सारी जगहों पे खुद देना पड़ रहा है। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कैप्टन साहब की अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, लेकिन अगर कैप्टन सफदर साहब बिगड़ गए, जो उनके साथ आजकल सलूक हो रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि निजी ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा, कभी किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा और ना कभी माजी में गया हूँ। लेकिन कैप्टन सफदर के ऊपर मुझे तरस आ रहा था और अगर ये बिगड़ गए और उन्होंने खुलकर चीज़ें बताना शुरू कर दी, जो पॉलिटिकल चीज़ें होंगी, फिर उनको मैं उठाऊंगा, उनके ऊपर बात करूंगा जिनका ताल्लुक मेरे मुल्क से, मेरे मुल्क की सियासत से और अवाम के साथ होगा। वो चीज़ें मैं उठाऊंगा, निजी ज़िंदगी के ऊपर कभी बात नहीं करूंगा, पहले भी नहीं की। तो कैप्टन सफदर जो है उन्होंने बम फाड़ा है और इसके पीछे रीजंस हैं। अब कुछ निजी नौयत के रीजंस हैं तो उनके ऊपर तो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा। PMLN को नाज़रीन एक आदत है कि जो भी चीज़ बुरी होती है वो इमरान खान पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप एहसन इकबाल का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से आज किसान परेशान है, हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए किसानों की मदद करेगी। अभी थोड़े दिन पहले सब बता रहे थे कि निगरान हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से किसान मार खा गया। आप किसी भी किसान के मुंह के आगे माइक करें, मैं चैलेंज करता हूं उन तमाम रिपोर्टर्स को और एंकर्स को जो बड़ा उछल उछल के जाते थे इमरान खान साहब के दौर में, जाके माइक लगते थे गरीब आदमी के मुंह में, अब लेकर जाए और पूछेंगे इमरान खान के दौर में किसान बेहतर था या अब बेहतर है। तमाम किसान कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में हमें मार नहीं पड़ी, हम खुशहाल हो रहे थे। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि किसान को पिछले 2 साल से लगातार मार पड़ रही है, लगातार तीसरा सीजन है जिसके अंदर उसको मार दी जा रही है। तो अब जो है वो किसान भी नाको नाक भर गया है, वो एहतजाज करना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब को और PMLN को उनके साथ जो बुरा होता है ना, उसमें उन्हें लगता है कि इमरान खान मुलव्वस है। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि इमरान खान ने इनके साथ वो कर छोड़ी है, इमरान खान ने इनके साथ वो की है जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। बर्बाद कर दी पकड़ के इनकी सियासत, इनका बयानिया भी इनसे छीन लिया, ये शीशे में शक्ल देखने जोगे नहीं रहे। ये हालात इमरान खान ने इनके साथ पैदा कर दिए। तो अब उन्हें यह लगता है कि क्योंकि इस आदमी ने हमें तबाह किया ना, तो हर चीज़ ही इसने तबाह की है। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन ये उठेंगे और उठकर कहेंगे मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन ये इमरान खान की वजह से। किसी दिन उठ के ये कहेंगे 9/11 भी इमरान खान ने किया था, पहली और दूसरी जंग अज़ीम भी इमरान खान की वजह से हुई थी, ये जो कोरोना वायरस फैला था ना, ये भी इमरान खान की वजह से फैला था। किसी दिन ये कह सकते हैं कि जनाब जो भुट्टो की फांसी हुई थी और सकूते ढाका हुआ था, इन दोनों के लिए भी जिम्मेदार इमरान खान है। आलमी हादसा हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम मारा ना, वो भी एहसन इकबाल साहब इमरान खान ने मारा। आप ये भी इल्ज़ाम उसी पे लगा दें, मुंबई अटैक भी उसके ऊपर डाल दें आप, दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी और दाइश की कार्रवाइयां इमरान खान पे डाल दें आप। यानी इमरान खान ने इनके साथ वो किया है जिसको सियासी दहशतगर्दी कहते हैं। ये दहशतज़दा हो गए, खौफज़दा हो गए इमरान खान से। ये पब्लिक के अंदर नहीं निकल सकते, जा ही नहीं सकते पब्लिक में। आज मरियम नवाज क्लेम कर रही थी मेरे टिकटॉक इसलिए बनते हैं कि मैं लोगों में जाती हूँ। आप लोग भी निकले और लोगों में जाओ टिकटॉक बनाए। एक तो टिकटॉक को जस्टिफाई किया मरियम नवाज ने अपने मुंह से, और कोई ना बोले। अब इसके बाद अगर किसी ने डिफेंड किया ना कि टिकटॉक क्यों का, तो आज मरियम नवाज ने टिकटॉक को पसंद फरमाया है, अपने मुंह से कहा कि मेरे टिकटॉक इसलिए बनते पब्लिक में जाके तो देखो। आप लोग सेलेक्टिव एरियाज के अंदर सिर्फ मूव करते हैं। उसका एक सबूत दूं आपको मैं। ये एक वीडियो है जिसमें राना मशहूर साहब 1 मई के हवाले से यौम मजदूरा पे कुछ मेहनत कशों को बिठाकर उनको सवालात याद करवा रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछना है, आपने ये सवाल पूछना है, आपने ये सवाल पूछना है। रिहर्सल हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि आप ये अज्यूम करें कि वजीर आजम पाकिस्तान यहां बैठे हुए, अब आप उठें और बताएं आप क्या पूछेंगे। रिहर्सल हो रही है। इनको इन चीज़ों की आदत है, पहले से तैयारी करते हैं, बंदे अपने लाकर बिठाते हैं, उन बंदों को सवाल याद दिलाते हैं, वो बंदे वही सवालात करते हैं, सवालात पहले बताए जाते हैं। गंदी आदत पड़ी हुई है शुरू से इनको। और डालने वाले कौन है? हमारे सहाफ़ी। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पहली दफ़ा सवाल कर लिया नवाज शरीफ से, तो मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट उस वक्त मौजूद थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अछूत हूँ। यानी मुझे कह रहे थे यार आपको जुमा 8 दिन हुए सहाफ़त में आए हुए, तो यार आपने डायरेक्ट नवाज शरीफ से ही सवाल कर लिए। वो भाई नवाज शरीफ है, वो खुदा थोड़ी है आसमान से उतर के आया हुआ है। मैं उस वक्त क्योंकि नया नया था, मैं गिल्ट फील करना शुरू हो गया, शायद मेरे से कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई। वो अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, रुमान एहसान साहब को, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे,
डॉन अखबार में लिखते थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये सारे के सारे दरबारी हैं, ये सारे जो है ये आप समझ लें तनख्वाहदार हैं, ये सारे अपने काम करवाते हैं और ये सारे के सारे चमचों की तरह रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने आइंदा भी सवाल करना है। तो ये इस किस्म के रवैयों की वजह से ना ये आसमान पे चढ़े हुए हैं। अब देखें, राना मशहूद साहब अच्छे खासे बेचारे सियासतदान हैं, इलेक्शन हार भी गए लेकिन अच्छे सियासतदान हैं। वो देखें ना वो उनसे क्या काम ले रहे हैं। वो लोगों को पहले रिहर्सल करवा रहे हैं स्कूल के बच्चों की तरह कि मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब से ये पूछना है, ये नहीं पूछना। ये तो इनके हालात हैं। तो पब्लिक के अंदर जाने का दावा तब करें, मेरे साथ चलें पब्लिक में, आपको लग पता जाएगा। ये मेट्रो और ऑली ट्रेन चलती है ना, शहबाज शरीफ जरा इसके अंदर बैठ के दिखाएं, ओपनली ट्रेन को भरने दें, मेरे साथ चलकर बैठें, मैं कैमरा ऑन करता हूं, दिखाता हूं लोग इनको क्या कहते हैं। मरियम नवाज अचानक किसी अस्पताल में बगैर प्लानिंग के अंदर घुस के दिखाएं, मैं दिखाता हूं पब्लिक इनको क्या कहती है। ये स्कूलों के अंदर अरेंज करके जाने से बेहतर है मेरे साथ पंजाब के किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अंदर दाखिल हो जाए, फिर देखें स्टूडेंट्स करते क्या हैं। ये लोगों को धोखा देते हैं प्लान करके। नाज़रीन, सिर्फ दो चीज़ें और मैं आपको बताऊं और जल्दी से बता दूं। एक तो जो पाकिस्तान की बरामदात हैं उसमें 10% कमी आई है, बजाय इसके कि उसको हम बढ़ा पाते। दावे तो किए गए थे पिछले साल के बहुत बढ़ाए जाएंगे, नहीं हो पाया। और साथ ही साथ ऊबर ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। ईरानी तेल जो पाकिस्तान में आता है स्मगल हो गया, उसकी स्मगलिंग में इलेक्शन के बाद 67%, 67% इजाफा हो गया है। कौन है जिम्मेदार? किसने रोकनी है स्मगलिंग? कैसे रुकेगी स्मगलिंग? 67% इजाफा हो गया है ईरानी तेल की स्मगलिंग में। हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से दुगना है इस वक्त जो रिपोर्ट आई है। और ये जो रिपोर्ट है ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है। वो ये बता रही है कि आमदन हमारी है 5,313 अरब, जबकि अखराजात हैं 9,651 अरब से ज़्यादा, यानी दुगने खर्चे हैं, आधी आमदन है। और आमदन बढ़ाने की कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही फिलहाल। और बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।